हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम की साइंस का पहला चैप्टर जिसका नाम है मापन, मीन्स मेज़रमेंट। मापन चैप्टर में हम लोग माप तौल से संबंधित भौतिक राशियों के बारे में पढ़ेंगे तथा इनके मात्रकों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए हम लोग देखते हैं इसका परिचय। किसी भौतिक राशि क्या है? किसी भौतिक राशि के मापने के लिए एक मानक मात्रक की आवश्यकता होती है। ठीक है, किसी भौतिक राशि को मापने के लिए एक मानक मात्रक की आवश्यकता होती है। उसी मानक राशि को हम लोग क्या बोलते हैं? मात्रक। सपोज आपको ए बी एक रेखा है जिसकी लंबाई मापनी है और इसे यदि आप अलग अलग तरीके से मापते हैं, सबसे पहले आप अपनी उंगलियों की सहायता से मापते हैं। तो क्या लिखेंगे? 5 उंगली। ठीक है, 5 फिंगर। इसी तरीके से यदि आपके पास पेन या कॉपी है, पेन या कॉपी की सहायता से नापते हैं, 2 कॉपी लिखते हैं। इस तरीके से अलग अलग चीज़ों से नापते हैं, अलग अलग तरीके से नापते हैं। तो मापने का तरीका, जिन चीज़ से हम उसकी माप करते हैं, उससे तुलना करते हैं, वह क्या कहलाएगी? मापन की एक मात्रक कहलाएगी, मापन का एक मात्रक। तो भौतिक राशियों को मापने के लिए हम 2 चीज़ों का ज्ञान होना आवश्यक है। पहला है आंकिक मान, दूसरा है मात्रक। तो जब भी हम किसी माप को बताते हैं तो उनमें 2 चीज़ों के बारे में बात करते हैं। पहला है आंकिक मान यानी उसका परिमाण, और दूसरा है मात्रक जिस चीज़ से तुलना करते हैं। ठीक है, तो चलिए विज्ञान के माध्यम में हम लोग देखते हैं आंकिक मान क्या होता है। जो उस राशि के परिमाण यानी मात्रा, क्वांटिटी को प्रदर्शित करता है, अर्थात यह बताता है कि उस राशि में उसका मात्रक कितनी बार सम्मिलित है, उस राशि में उसका मात्रक कितनी बार सम्मिलित है, उसे हम क्या कहते हैं? आंकिक मान कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरा क्या होता है? मात्रक। तो राशि के मात्रक का नाम जिसमें वह भौतिक राशि मापी जाती है, उस भौतिक राशि के आंकिक मान उसके मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी उस मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी अगर आप किसी भी चीज़ को माप रहे हैं, मापने के लिए आपने फिंगर यूज़ किया तो 5 फिंगर हो गया। ठीक है, 5 उंगली हो गई, 2 कॉपी हो गई, 3 कलम हो गई। इस तरीके से आप जिन भी चीज़ों से मापते हैं तो जितनी बार वह उसमें सम्मिलित होता है वह उसका क्या कहलाता है? मात्रक। और जितनी बार सम्मिलित होता है वह क्या कहलाता है? उसका परिमाण। तो 5 अगर फिंगर आप किसी वस्तु की लंबाई, इस रेखा की लंबाई ए से बी तक की 5 फिंगर लिखते हैं तो 5 फिंगर का मीनिंग हो गया 5 उसका आंकिक मान है और यह फिंगर उसका क्या है? मात्रक है। इसी तरीके से आप जब भी सामान बाजार से ले आते हैं 2 किलो, तो 2 केजी उसमें 2 आपका क्या? आंकिक मान, और केजी उसका क्या है? मात्रक, जिससे उसकी तुलना की जाती है। यहाँ तक क्लियर हो गया आंकिक मान और मात्रक। चलिए नेक्स्ट क्या है? राशियां तथा मात्रक। राशियां तथा मात्रक। तो भौतिकी में निम्नलिखित 3 राशियां होती हैं, यानी 3 प्रकार की राशियां होती हैं। पहला है मूल राशियां तथा उसके मात्रक को क्या कहते हैं? मूल मात्रक, मीन्स फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड फंडामेंटल यूनिट्स। तो क्या होता है फंडामेंटल क्वांटिटीज यानी मूल राशियां क्या होती हैं? वे भौतिक राशियां जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं, यानी दूसरी भौतिक राशियों से स्वतंत्र होती हैं, मूल राशियां कहलाती हैं। यानी ऐसी भौतिक राशियां जो दूसरी राशियों से स्वतंत्र होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? मूल राशियां कहते हैं। उदाहरण में लंबाई, द्रव्यमान, समय, वैद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा मूल राशियां हैं। तो इस तरीके से 7 मूल राशियां होती हैं। तो इनके 7 मात्रक होते हैं। तो मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं।
ठीक है, यानी मूल राशियों को जिन राशियों से तुलना, जिन चीज़ों से तुलना करते हैं वह उसका क्या कहलाता है, मूल मात्रक। तो 7 मूल राशियाँ, इसलिए इसके क्या होंगे, 7 मूल मात्रक होंगे। कौन कौन से, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, केल्विन, कैंडेला, एम्पियर और मोल। क्लियर है यहाँ तक? 7 मूल राशियाँ और 7 मूल मात्रक, इसको आप लोग को याद रखना है। कितनी मूल राशियाँ हैं, 7। सातों के नाम लंबाई, द्रव्यमान, समय, वैद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। और इनके 7 मात्रक कौन कौन से हैं, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, केल्विन, कैंडेला, एम्पियर तथा मोल। ये आपके 7 मात्रक हो गए। इन्हें क्या कहते हैं, भौतिक राशियों में मूल राशियाँ और इनके मूल मात्रक हो गए। अब बात करते हैं पूरक राशियाँ। पूरक राशियाँ क्या होती हैं तथा इस मात्रक क्या होते हैं। वे राशियाँ जिनके मात्रक तो होते हैं परंतु विमाएँ नहीं होती हैं, विमाएँ नहीं होती यानी MLT के रूप में नहीं होती हैं, पूरक राशियाँ कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, पूरक राशियाँ। जैसे तलीय कोण, किसी तल पर खींचा गया कोण तलीय कोण तथा घन कोण। ठीक है, तलीय कोण, जब हम तल पर किसी कोण को खींचते हैं तलीय कोण, तथा घन कोण यानी किसी एक हिस्से का, जैसे लेंस का केंद्र होता है, केंद्र से अगर हम उसके बीच का कोण निकालें तो वो क्या कहलाएगा, घन कोण। 3 दिशाओं में जो कोण बनेगा उसको क्या कहेंगे, घन कोण। ये पूरक राशियाँ हैं और इनके मात्रक रेडियन और स्टेरेडियन होते हैं। तलीय कोण का मात्रक क्या हो गया, रेडियन, और घन कोण का मात्रक क्या हो गया आपका, स्टेरेडियन। ये इतने 2 इसके मात्रक हो गए। तो आपने अभी तक क्या पढ़ा, मूल राशि, पूरक राशियाँ, मूल मात्रक और पूरक मात्रक। ठीक है, चित्र के माध्यम से इसको हम लोग देखते हैं। तो ये आप देख रहे हैं इस तरीके से, यहाँ पर 2 रेखाओं के बीच में झुकाव कोण है जिसको थीटा कहते हैं, ये तल पर है तो इसको घन कोण कहते हैं। और यहाँ पर आप दूसरे चित्र में देख रहे हैं, एक आपका कोण तो दिखाई दे रहा है लेकिन तल पे नहीं है, किसी वस्तु का है। तो किसी वस्तु के द्वारा जब हम किसी बिंदु से कोण निकालते हैं तो वो आपके पूरे 3 दिशाओं में निकालता है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में। तो ऐसे कोण को घन कोण कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्या है, व्युत्पन्न राशियाँ। क्या है, व्युत्पन्न राशियाँ तथा मात्रक, यानी व्युत्पन्न मात्रक। तो व्युत्पन्न राशियाँ क्या होती हैं, वे राशियाँ जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त होती हैं। यानी कौन सी राशि जो मूल राशि की सहायता से प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशि कहते हैं। तो व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है, व्युत्पन्न राशियों को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले मात्रक व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। व्युत्पन्न राशि को प्रयुक्त करने के लिए, जो व्यक्त करने के लिए जो मात्रक प्रयोग करते हैं उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। तो व्युत्पन्न राशियाँ कौन कौन सी हैं, व्युत्पन्न राशियाँ ढेर सारी हैं, अनगिनत हैं। जैसे जैसे आप आगे की कक्षाओं में आगे के चैप्टर्स को पढ़ेंगे वैसे वैसे नई नई राशियों का आपको ज्ञान होगा और उनके बारे में आप सीखेंगे। तो मूल राशियों में 7 मूल राशियाँ, व्युत्पन्न राशियाँ ढेर सारी हैं। तो चलिए व्युत्पन्न राशियों में हम उदाहरण कुछ बात करते हैं। जैसे क्षेत्रफल है, आयतन है, दाब, चाल आदि, ये सभी क्या हैं, व्युत्पन्न राशियाँ और इनके मात्रक व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। क्लियर है यहाँ तक? मूल राशियाँ, व्युत्पन्न राशियाँ आपकी क्लियर हो गई। अब मात्रकों की पद्धतियाँ क्या हैं, तो अगली पद्धति है मात्रकों की पद्धति। इस हेडिंग के अंतर्गत हम सभी मात्रकों को मापने के लिए अलग अलग जो प्रचलित पद्धतियाँ हैं, अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग जगहों पर, उन पद्धतियों के बारे में पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले पद्धति होती क्या है, तो सभी प्रकार की भौतिक राशियों के लिए मूलभूत तथा व्युत्पन्न दोनों मात्रकों का समुच्चय मात्रकों की पद्धति कहलाती है। प्रचलित पद्धतियाँ निम्न हैं। पहला है CGS पद्धति। C मीन्स सेंटीमीटर, G मीन्स ग्राम और S मीन्स सेकेंड। तो सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड पद्धति है ये। यह पद्धति मात्रकों की गाशीय पद्धति भी कहलाती है, गाशीय पद्धति भी कहलाती है। ठीक है, इसमें लंबाई, द्रव्यमान तथा समय को क्रमशः सेंटीमीटर,
ग्राम तथा सेकंड मात्रकों में मापा जाता है। यानी जब लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में तथा समय को सेकंड में मेज़रमेंट किया जाता है तो ऐसी पद्धति को CGS पद्धति कहते हैं। CGS पद्धति कहते हैं। जब लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और सेकंड को समय में मापा जाता है तो ऐसी पद्धति को सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति CGS पद्धति कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? ये याद रखिएगा। कभी कभी आपसे मात्रकों को बदलकर एक पद्धति से दूसरी पद्धति में पूछता है तो इसके लिए इसके हेडिंग यानी CGS पद्धति क्या होता है यह ज्ञान रहना आवश्यक है, क्योंकि मात्रकों को जब परिवर्तित करना होगा तो उसकी परिमाण को रखना होगा, तो यह पद्धति का ज्ञान होना आवश्यक है। चलिए अगली पद्धति देखते हैं। तो अगली पद्धति कौन सी है? MKS पद्धति। क्या है? MKS पद्धति। यह पद्धति जार्जी पद्धति भी कहलाती है। कौन सी पद्धति कहलाती है? जार्जी पद्धति। कौन सी पद्धति कहलाती है? जार्जी, ठीक है, पद्धति भी कहलाती है। इसमें लंबाई, द्रव्यमान व समय की मात्रक क्रमशः, लंबाई के मात्रक को क्या मीटर में, द्रव्यमान के मात्रक को किलोग्राम में और समय के मात्रक को सेकंड में मापा जाता है। यानी लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में व समय को सेकंड में मापा जाए तो ऐसी पद्धति क्या कहलाएगी? सेंटीमीटर, मीटर, किलोग्राम, सेकंड यानी MKS पद्धति कहलाएगी। यहाँ तक क्लियर है? चलिए इसी तरीके से अगली हेडिंग देखते हैं, FPS पद्धति। तो FPS पद्धति क्या है? यह पद्धति में लंबाई, यानी इस पद्धति में लंबाई को क्या करते हैं? फुट में नापते हैं, द्रव्यमान को पाउंड में नापते हैं तथा समय को सेकंड में मापते हैं। ऐसी पद्धति जिसमें लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में मापा जाता है, वो कौन सी पद्धति कहलाएगी? फुट पाउंड सेकंड मीन्स FPS, सभी के पहले अक्षर लिए गए, FPS पद्धति कहलाती है। अब घरों की लंबाई देखे होंगे आसपास, फुट में नापा जाता है। व्यक्ति की लंबाई को फुट में, मीटर में, सेंटीमीटर, तीनों चीज़ों में नापा जाता है। लगभग आपको फुट में ही अधिकतर जगहों पर बताया जाता है। पाउंड, जब बाज़ार से कुछ नई चीज़ों में जैसे आप केक खरीदने जाते हैं तो वहाँ पर अक्सर वज़न पाउंड में बताया जाता है। 2 पाउंड का केक चाहिए तो 2 पाउंड, 1 पाउंड, इस तरीके से पाउंड यूज़ किया जाता है। तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग पद्धतियाँ यूज़ की जाती हैं, उपयोग की जाती हैं। 1 पाउंड क्या होता है आपका? 453, कितना? 453 ग्राम यानी 0.453 kg के बराबर होता है। 1 पाउंड 0.453 kg के बराबर होता है। क्लियर है? इसको याद रखिएगा। फुट आपका 12 इंच के बराबर होता है। सेकंड के बारे में आप लोग जानते ही हैं। चलिए अगला पद्धति है इसी तरीके से SI पद्धति। SI इंटरनेशनल सिस्टम, फुल फॉर्म इसका है SI पद्धति। यह मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है। कैसी पद्धति? अंतर्राष्ट्रीय तथा संपूर्ण भौतिकी में प्रयुक्त होने वाली विस्तृत पद्धति है। इसे आधुनिक MKS पद्धति भी कहा जाता है। आधुनिक MKS पद्धति भी कहा जाता है। यानी इंटरनेशनल सिस्टम यानी SI सिस्टम में जो भी आपकी पद्धति है, अधिकतर मात्रक जो हैं MKS पद्धति के ही हैं, कुछ मात्रकों को छोड़कर। ठीक है, तो वो मात्रक अभी हम लोग इसमें चर्चा करेंगे चैप्टर के स्टार्टिंग में। ठीक है, चलिए तो SI पद्धति में 7 मूलभूत राशियां हैं। ये राशियां तथा इनके मात्रक निम्न तालिका में दिए गए हैं। तो मूल राशियां आपने पढ़ी है, वही 7 मूल राशियां और 7 मात्रक हैं। चलिए इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो 7 मूल राशियां कौन कौन सी हैं? पहला है मूल राशियों में लंबाई। ठीक है, पहली हेडिंग कौन सी है? पहली मूल राशि कौन सी है? लंबाई। और इसका मात्रक क्या होता है? मीटर। क्या हो जाएगा इसका मात्रक? मीटर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? और इसको संक्षिप्त में स्मॉल m से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? स्मॉल m से लिखते हैं। द्रव्यमान, तो द्रव्यमान का मात्रक क्या हो गया? किग्रा।
और इसको शॉर्ट में केजी से लिखते हैं। समय टाइम मात्रक इसका होता है सेकेंड, मूल मात्रक है जिसको एस से लिखते हैं। ये इंटरनेशनल सिस्टम में भी है, याद रखिएगा। अगला है चौथा वैद्युत धारा जिसका मात्रक होता है एम्पियर, ठीक है, और इसको शॉर्ट में कैपिटल ए से लिखा जाता है। ठीक इसी तरीके से अगली है ताप। क्या है? ताप, और इसका मात्रक होता है केल्विन जिसको शॉर्ट में के से लिखा जाता है। अगला है ज्योति तीव्रता यानी प्रकाश की मात्रा, इसको मात्रक हम नापते हैं कैंडिला में और इसको शॉर्ट में स्मॉल सी कैपिटल डी से लिखा जाता है। अगला है पदार्थ की मात्रा जिसे हम मोल में मापते हैं और MOL मोल लिखा जाता है। इस तरीके से 7 मूल राशियाँ और इनके 7 मूल मात्रक है जिसे SI पद्धति में आपने पढ़ा है। यहाँ तक क्लियर हो गया? चलिए अब अलग अलग राशियाँ जो आपने यहाँ पर पढ़ी हैं इन सभी राशियों की परिभाषाओं पर हम लोग एक बार चर्चा कर लेते हैं। ये परिभाषाएं होती क्या हैं, मीटर क्या होता है, द्रव्यमान क्या होता है, समय क्या होता है। ठीक है, तो 1 मीटर क्या होता है, किग्रा क्या होता है, सेकंड क्या होता है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो पहला है मानक मीटर, मीन्स स्टैंडर्ड मीटर। ठीक है, तो मानक मीटर क्या है? वह दूरी है जो शुद्ध क्रिप्टॉन 86 यानी Kr86 आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, से निकलने वाले नारंगी लाल रंग की प्रकाश की तरंग दैर्घ्य का 16,50,763.73 गुना होता है। कितना होता है तरंग दैर्घ्य का? 16,50,763.73 गुना होता है। तरंग दैर्घ्य में जो उसकी आएगी उससे इतने का गुणा कर देंगे तो जितनी दूर तक यह प्रकाश जाएगी वह क्या कहलाएगा? मानक मीटर कहलाएगा। यहाँ तक क्लियर है? तो देखिए यहाँ पर लिख भी रहा है, एक मानक मीटर बराबर 16,50,763.73 गुणे क्रिप्टॉन 86 की नारंगी लाल रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य। तो जो शुद्ध क्रिप्टॉन से नारंगी लाल रंग की प्रकाश निकलेगी उसकी जो तरंग दैर्घ्य होती है उसमें यदि 16,50,763.73 से गुणा कर दिया जाए तो क्या कहलाएगा? मानक मीटर। इसको आप याद रख लीजिए। ठीक है, चलिए अगली हेडिंग है प्रकाश वर्ष। मानक मीटर लंबाई की छोटी राशि है, ठीक इसी तरीके से लंबाई के लिए बड़ी राशि आपकी कौन सी है? प्रकाश वर्ष। तो प्रकाश वर्ष क्या है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। कैसी दूरी का? यानी लंबाई, बड़ी बड़ी दूरियों को मापने के लिए प्रयोग करते हैं। क्या है? तो निर्वात में प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में चली गई दूरी, निर्वात में जहाँ पर कुछ भी न हो, वायु भी न हो, निर्वात हो, प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में चली गई दूरी को क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष कहते हैं। ठीक है, और ये एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर होता है। याद रखिएगा इसको, कई बार पूछता है एक प्रकाश वर्ष बराबर, तो इसको 3 तरीके से हम लोग याद करेंगे। पहला आपका 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर। क्लियर है यहाँ तक? 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर, या 9.4 से 10 के बराबर है लगभग, तो 10⁻16 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10⁻16 मीटर, ये लगभग मान है। या 10⁻13 किलोमीटर, या इसी को एक तरीके से और 9.46 गुणे 10⁻12 किलोमीटर। इस तरीके से 4 तरीके से आपने प्रकाश वर्ष की मात्रक को पढ़ा, लंबाइयों को पढ़ा है। एक ही चीज़ अलग अलग तरीके से मात्रक बदल कर लिखा गया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इससे प्रश्न कई बार पूछता है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या, तो आपको 4 उत्तर दिया रहेगा जिसमें से एक ही उत्तर सही रहेगा, उसको आपको बताना रहेगा। ठीक है, ये आपकी थ्योरी क्लास है। थ्योरी क्लास थोड़ा सा आपको समय लेगा समझने के लिए, तो इसमें से कुछ पॉइंट्स आपके जो हैं उसको नोट करते चलिए, जिससे आपको आगे चलकर कोई भी दिक्कत ना हो और सारे टॉपिक्स आसानी से क्लियर हो। जब क्वेश्चन स्टार्ट होंगे तो इन पॉइंट्स, इन हेडिंग्स, जो भी यहाँ पर छोटे छोटे हम मात्रक और राशियाँ पढ़ रहे हैं और इनके मान को पढ़ रहे हैं, ये वहाँ पर क्वेश्चंस के रूप में पूछता है।
ठीक है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में पूछेगा। तो चलिए अगली हेडिंग देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो अगली हेडिंग दिया है मानक किलोग्राम। क्या दिया हुआ है? मानक किलोग्राम। तो मानक किलोग्राम क्या होता है? 1 किलोग्राम बराबर कार्बन 12, यानी कार्बन जिसका परमाणु क्रमांक 12 हो कि 5.0188 गुणित 10 की घाते 25 परमाणुओं का द्रव्यमान है। यानी 1 किलोग्राम में कार्बन जिसका परमाणु क्रमांक 12 हो कि 5.0118 गुणित 10 की घाते 25 परमाणुओं का द्रव्यमान होता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? मानक किलोग्राम कहते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो अगली हेडिंग है मानक सेकेंड। मानक सेकेंड क्या होता है? 1 सेकेंड बराबर परमाणु घड़ी में सीजियम, यानी ऐसा परमाणु घड़ी जो सीजियम से बना हुआ है, 133 जिसका परमाणु क्रमांक है, के परमाणु द्वारा 9,19,26,31,770 बार कंपन करने में लगा समय। यानी सीजियम परमाणु घड़ी जिसमें इतनी कंपन होंगे 9,19,26,31,770 बार कंपन करने में लगा समय अगर करता है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? 1 सेकेंड। यानी कंपन इतनी बार परमाणु कर लेता है तो उसे क्या कहेंगे? 1 सेकेंड। मानक सेकेंड जिसको कहते हैं। इसी का कंपन के आधार पर सेकेंड की परिभाषा दी गई है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये आपको क्वांटिटी लर्न रखना है। क्या है? एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए। 9,19,26,31,770 बार अगर परमाणु घड़ी में सीजियम कंपन करता है, सीजियम का परमाणु कंपन करता है, तो जितनी देर में ये इतना कंपन करेगा उसे क्या कहेंगे? 1 सेकेंड कहेंगे, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? मानक सेकेंड। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए अगली हेडिंग देखते हैं। तो अगली हेडिंग दिया हुआ है माध्य सौर दिवस। क्या है? माध्य सौर दिवस। तो माध्य सौर दिवस क्या होता है? 1 वर्ष के सभी सौर दिवसों के औसत माध्य को माध्य सौर दिवस, औसत को क्या कहते हैं? माध्य सौर दिवस। यानी 1 साल के सभी दिन, दिवस मतलब दिनों के, औसत निकाल लीजिए, को क्या कहते हैं? माध्य सौर दिवस कहते हैं। एक साथ सौर दिवस यानी एक माध्य सौर दिवस कितनी बार हो जाएगा? 86,400 सेकंड के बराबर होता है। 86,400 सेकंड के बराबर होता है। अर्थात 1 सेकेंड बराबर 1/86,400 माध्य सौर दिवस के बराबर होता है। ये 86,400 सेकेंड आया कहाँ से? तो उसके लिए भी आप लोग देख लीजिए, एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। हर घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60। तो पूरे दिन को, घंटों को मिनट में बदल लीजिए। हर मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। 60 से फिर से गुणा कर लीजिए, पूरे समय को सेकंड में बदल लीजिए। और जब आप इसको गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 86,400 सेकंड। यानी एक दिन में 86,400 सेकंड होते हैं। कितने सेकंड होते हैं? 86,400 सेकंड। तो इसी को हम लोग क्या करते हैं? 1 सेकेंड, यानी इतने, जब भी एक दिन में इतने सेकंड होंगे तो उसे क्या कहते हैं? माध्य सौर दिवस। क्लियर है यहाँ तक? 86,400 सेकंड के बराबर एक सौर दिवस 86,400 सेकंड के बराबर होता है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए अगली हेडिंग केल्विन। अगली हेडिंग क्या है? केल्विन है। तो केल्विन क्या है? जल के त्रिक बिंदु पर ऊष्मागतिकी के तापमान को 1/273.16वां हिस्सा 1 केल्विन के तुल्य होता है। क्या है? जल के त्रिक बिंदु पर ऊष्मागतिकी के तापमान के 1/273.16वां हिस्सा 1 केल्विन के तुल्य होता है। ठीक है, याद रखिएगा, 1/273.16वां हिस्सा को क्या कहते हैं? 1 केल्विन कहते हैं। अगली हेडिंग है एम्पियर। क्या है? एम्पियर। निर्वात में रखे गए
एकांक अनुप्रस्थ काट वाले दो चालक तारों जिनके बीच की दूरी 1 मीटर हो तथा एक समान विद्युत धारा परस्पर समान दिशा में बहती हो के बीच 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल प्रति एकांक लंबाई पर लग रहा हो तो इसमें बहने वाली धारा का मान 1 एम्पीयर होगा। ठीक है, क्या कह रहा है? निर्वात में रखे गए एकांक अनुप्रस्थ काट वाले दो चालक तार आप ले लीजिए, जो निर्वात में रखे गए इस तरीके से, एक चालक तार और दूसरा चालक तार निर्वात में रखेगा, और बीच की दूरी दोनों के क्या हो? 1 मीटर हो। क्या हो? 1 मीटर हो। ठीक है, और समान विद्युत धारा परस्पर समान दिशा में बहती, यानी दोनों में समान दिशा में धारा आवेश को प्रवाह किया जाए यदि इनके बीच 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल लगे। कितना लगे बल? 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल प्रति एकांक लंबाई पर लगे, प्रत्येक लंबाई एकांक लंबाई पर लगे, तो इनमें से होकर जब धारा बहेगी उसको हम क्या कहेंगे? एम्पियर। कितना? 1 एम्पियर कहेंगे। क्लियर है यहाँ तक? इसमें आपको देखिए इस तरीके से चित्र के माध्यम से भी दिखा रहा है। दो सीधे चालक तार हो गए, पहला चालक तार और दूसरा चालक तार, दोनों के बीच की दूरी 1 मीटर। ठीक है, ये दोनों पूरा सिस्टम कहाँ पर रखा गया है? निर्वात में रखा गया है। और जब इसमें धारा प्रवाहित करते हैं, दोनों चालक तारों में धारा प्रवाहित करते हैं, तो इनके बीच बल लगेगा, आवेश क्या करेंगे? एक दूसरे पर बल लगाएंगे, और वह बल यदि 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का है तो जो चालक में धारा बहेगी उसे हम क्या कहेंगे? 1 एम्पियर। कब? जब 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल लगेगा तब। ठीक है यहाँ तक? चलिए अगली हेडिंग देखते हैं, मोल। तो मोल क्या है? कार्बन 12 के समस्थानिक, क्या है? कार्बन 12 के समस्थानिक के 0.12 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को 1 मोल कहते हैं। यानी कार्बन हो जिसका परमाणु क्रमांक 12 है कि समस्थानिक हो, जिसमें 0.012 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या 1 मोल कहलाती है, जिसे एवोगाड्रो की संख्या के नाम से भी जाना जाता है। इसका मान लगभग 6.023 × 10⁻23 6.023 × 10⁻23 अणु, परमाणु या आयन होता है। ठीक है, अगली हेडिंग कैंडिला। तो अगला हेडिंग है कैंडिला। कैंडिला क्या होता है? प्लेटिनम के हिमांक बिंदु। कौन? प्लेटिनम हिमांक बिंदु के 1,01,325 कितना? 1,01,325 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के दाब पर कृष्ण पिंड यानी काले पिंड, जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 60,000 मीटर स्क्वायर हो, कितना हो? 60,000 मीटर स्क्वायर हो, द्वारा पृष्ठ के अभिलंबवत उत्पन्न ज्योति तीव्रता का मान 1 कैंडिला कहलाता है। ठीक है, फिर से देख लीजिए, प्लेटिनम का हिमांक बिंदु, और वह कितना है? हिमांक बिंदु पर जब बल लगे, कितना बल लगता है? दाब लगता है 1,01,325 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर का दाब लगे। ठीक है, प्रति मीटर न्यूटन मीटर स्क्वायर का दाब लगता है। तो कृष्ण पिंड जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो? 60,000 मीटर स्क्वायर हो, द्वारा पृष्ठ के अभिलंबवत उत्पन्न ज्योति तीव्रता का मान 1 कैंडिला होता है। क्लियर है? ये परिभाषा याद रखिए, आपसे इससे प्रश्न पूछ सकता है। हिमांक बिंदु पर कितना दाब होना चाहिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होना चाहिए, तो इसके लिए आपको यहाँ से याद रखना पड़ेगा इसकी परिभाषा। तो इस तरीके से आज आपके जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे, हेडिंग थे, उनमें से इस चैप्टर की मैक्सिमम हेडिंग्स हो चुके हैं। शेष हेडिंग को हम लोग अगले दिन के अगले क्लास में देखेंगे। ध्यान ये देना है आपको, जितने भी पॉइंट्स आपको आज बताए गए हैं उन पॉइंट्स के मेन पॉइंट्स जो आपको लिखने के लिए कहा गया है, एक कॉपी पे नोट करते चलिए,
जिससे आप लोग बीच बीच में जब भी आपको समय मिले इसको दोहराते रहिए, ताकि इस चैप्टर्स की इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपके दिमाग में बिल्कुल अच्छे से बैठ जाए। ठीक है, क्योंकि केवल समझने से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ी सी कठिनाई होगी, अर्थात आपको समय ज़्यादा लगेगा। इसलिए आप लोग इन पे से मेन पॉइंट्स को याद भी करना है, क्योंकि याद रहेगा तो क्वेश्चन आपका सॉल्व करने में कम समय लगेगा। समझ रहे ना आप? चाहे वो मैथ हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, जो भी चीज़ आप पॉलिटेक्निक के लिए पढ़ रहे हैं उसको आप लोग को याद भी करना है। मेन पॉइंट्स जो भी है आपको याद करना है। याद करने से क्वेश्चन सॉल्व करने में कम समय लगेगा। ठीक है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही कम समय में क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए इसको याद भी, इसी कुछ पॉइंट्स को याद भी करना है। आगे के जो भी पॉइंट्स हैं वो हम लोग कल के अगले क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।